हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपका एग्रीकल्चर टीए है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज़ की आ चुकी हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, इन सबसे रिलेटेड मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, हालांकि आप टीए भी कर रहे हैं अभी या किसी भी एग्ज़ाम भी कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक चीज़ को फॉलो करना होता है। एक पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्ट्रेटजी। अब आपकी स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी डिसाइड करती है कि आप एग्ज़ाम को किस तरह से परफॉर्म करेंगे लास्ट में। ठीक है, या कि आपका जो लास्ट का जो 1 मंथ होता है जब एग्ज़ाम का, उस टाइम आप किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। ठीक है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप जो आपके पास जो यूपी ट्रिपल एससी का जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया था यूपीटीए का, या कि आपका जो पिछली साल का सिलेबस है, आप उसको पक्का यहाँ से निकाल लें। इसकी प्रिंट निकाल लें आप। ठीक है, और प्रिंट निकाल के आपको एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट्स को पढ़ना है। आप पढ़ने से, स्टडी करने से पहले एक बार को सिलेबस को आप ज़रूर देख लिया करें हर दिन। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस एरिया में काम करना है। ठीक है, यहाँ जब आप सिलेबस को अपने पास रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो आपका कोई बुक है, अगर आप कोई अगर बुक फॉलो कर रहे हैं या नोट्स फॉलो कर रहे हैं अगर कोई भी, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको सिलेबस से कि आपको किस तरह से, मतलब कौन कौन से एरिया में आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आप सिलेबस आप ज़रूर निकाल लें पहले। ठीक है, पहली आपका पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खासकर जो पिछली साल पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर का 2025 वाला जो पेपर हुआ है, तो 2025 वाला पेपर आपके पास अगर है, आपके पास तो होना चाहिए आपके टेबल में। अगर नहीं है तो उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, कहीं भी आपको वो पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2025 का आप पेपर का प्रिंट ज़रूर निकाल लें। और ये जो 2025 का पेपर है, तो इससे क्या, देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, सिलेबस से क्या आपको आइडिया लगता है कि आपको कौन से दायरे में पढ़ना है, आपको किन चीज़ों को पढ़ना है, आपको कहाँ पे किन एरिया में फोकस करना है। ठीक है, इसको मैं आपको लाइव बाद में दिखाऊंगा किस तरह से करना। आप पहले इतना काम कर लो कि सिलेबस का प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, और दूसरा, जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके पास, तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आपको किस डेप्थ में जाना है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द स्टडी। ठीक है, यहाँ आपको किस गहराई में जाके पढ़ना है, चीज़ों को किस तरह से पढ़ना है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर है, मान लो जैसे वाटर शेड है, ठीक है, तो वाटर शेड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ से आइडिया लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के एक बार देख लेंगे। तो इस काम को आप अभी कर लें। पहला आपको सिलेबस निकालना है, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि जो PYQ आप निकालो, एकदम ओरिजिनल आपका पेपर होना चाहिए। जो पेपर आयोग ने लिया है लास्ट ईयर, वही पेपर आपके पास होना चाहिए। आप कहीं से भी कोई भी फ़ोटो कॉपीड या कोई भी आप वर्ड वाला, मतलब वर्ड नोट्स में जो बना के लोग देते हैं, उसको आप उसको निकालने से बचें। आप प्रॉपर आपका पुराने साल का पेपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चले, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में आपको आइडिया लग पाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो काम करना है। पहला सिलेबस, दूसरा आपको PYQ का प्रिंट ले लेना। ठीक है, अब तीसरी स्टेप आपकी क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, आपको एनालाइज द चेंज पैटर्न। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, पिछले साल अभी तक जो भी आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब होता है कि सपोज दैट आपसे पूछा गया कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना % है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा 46, एक ऑप्शन होगा आपके पास 18, एक ऑप्शन होगा आपके पास 36, एक ऑप्शन होगा आपके पास नन। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा टिक कर रहे हैं 46%। लेकिन अभी आप जो पैटर्न देख रहे होंगे, हम आपको लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कि जो पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप जो अभी पैटर्न देख रहे होंगे, आप जो आपका लास्ट ईयर 2025 का जो आपका हुआ है टीए का, तो आप उसमें देख रहे होंगे कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, सपोज दैट आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ईजी क्वेश्चन लेके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो एक आपके पास स्टेटमेंट दिया जाता है कि सपोज दैट स्टेटमेंट 1 है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे दिया आपको कि यूरिया इज रिच सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दे दिया गया आपको
कि इन यूरिया देयर आर 46% नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन, या मान लो दे दिया कि इन यूरिया देयर आर 18% नाइट्रोजन। तो आपका क्या स्टेटमेंट होगा, आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन फ्रेम होंगे इस तरह से फ्रेम नहीं होंगे, ऑप्शन आपके फ्रेम होंगे कि यूरिया इज रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आपके फ्रेम किए जा रहे होंगे। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखेंगे तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपका थर्ड स्टेप क्या है, पहली स्टेप क्या थी, आपके पास सिलेबस होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको किस एरिया में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। सेकंड है आप PYQ जब निकालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे, तो इससे आपको आइडिया ये लगेगा कि आपको किस डेप्थ में जाके पढ़ना है। और थर्ड, जब आपको इससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपका किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जब भी आप थ्योरी को पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे आपको आइडिया, आपके पढ़ने का जो अप्रोच होगा या पढ़ने का आपका जो एप्टीट्यूड होगा वो आपका थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, आप मतलब पहले अगर इस तरह फैक्चुअल याद कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आप एनालिटिकल चीज़ों को एनालिटिकल माइंडसेट से आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इस चीज़ को जो एनालाइज चेंजिंग जो पैटर्न चेंज हुआ तो इसको आपको क्वेश्चन पेपर में ही जाके मार्क करना है। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। हर बार आपका क्वेश्चन जो बदल रहा है, जैसे आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो फैक्चुअल टाइप के होंगे, फैक्ट पूछा होगा जैसे इस तरह से, कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके एनालिटिकल माइंडसेट देख रहा होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में ही मार्क करके आप थोड़ा साइड में लिखते जाएँ। आपको मैं लाइव करके दिखाऊँगा बाद में। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो एक चीज़ और आपको करना है, एक काम को यहाँ पे जो मैंने बना रखा है, इसको आपको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, और कितना सिलेबस से है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें सिलेबस से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो ये चीज़ देखना आपको, जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर आपने निकाला है प्रिंट, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है सिलेबस से कितना पूछा जा रहा है। यानी कि जो सिलेबस होगा और ये क्वेश्चन पेपर होगा, इसके बेस में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहाँ पे आप सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आप कोई भी मार्क कर देना, यस लिख देना। ठीक है, सिलेबस से। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, आउट ऑफ सिलेबस होंगे, जो कि आपको लग रहे होंगे कि ये सिलेबस से बाहर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको लगेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बाद में जब एनालिसिस कराऊंगा आपको, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि देखिए मतलब कि सिलेबस से आपको लग रहे हैं तो बाहर है, लेकिन सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी अपने लेवल में एक बार मार्किंग कर लेना उसकी, आप अपने लेवल में आप चीज़ों को समझ लो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस में आप इस तरह से मार्क करो कि कौन से क्वेश्चन जो है सिलेबस से पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिलेबस से अंदर हैं। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और इसके बाद देन आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज, देन आपको सेक्शन वाइज क्या काम करना है, सेक्शन वाइज मतलब जैसे आपके उसमें देखे होंगे कि एक तो क्रॉप साइंस दिया होता है, ठीक है, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री होता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, ऐसे ही आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होता है। ठीक है, इसके बाद फिजियोलॉजी होता है। इस तरह से जो आपके सेक्शन बांटे गए हैं उसमें आपका दिया रहता है क्रॉप साइंस से 15 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके दिया रहता है वहाँ पे। ठीक है, आप सिलेबस में जब जाके देखेंगे तो उसको आप निकाल लो, पहले प्रिंट ले लो उसका। तो ये जो सेक्शन वाइज आपका है ना, इस चीज़ में देखो कि ये जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए थे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नहीं, ये मैच कर रहा था कि नहीं PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और देन आपका आइडेंटिफाई करना, आपको स्वयं आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है सब्जेक्ट वाइज, और वीक एरिया कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसको अभी आप कम टाइम देंगे, और जो वीक एरिया है, जैसे आपका मान लो आपको जेनेटिक्स कठिन लग रही है तो आप जेनेटिक्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम देंगे अभी इस समय प्रेजेंट कंडीशन में। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो सपोज दैट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है, मान लो सपोज दैट क्रॉप साइंस है, ठीक है, तो क्रॉप साइंस में भी आपको कौन सा एरिया जो है आपको ईजी लगता है। जैसे कि सपोज दैट आपको क्रॉप वगैरह, मतलब क्रॉप के बारे में, मतलब फसलों के बारे में पढ़ना, जैसे राइस के, व्हीट के, मेज की, इनके बारे में पढ़ना आपको आसान लगता है, इसकी टेबल आपके पास है, आप उसको रिवाइज कर लेते हैं आसानी से। तो आप इसको अभी ना पढ़ें, इसको आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको उन टॉपिक को पढ़ना है। जैसे सपोज दैट आपका इरीगेशन चैप्टर है, ठीक है, वो आपको मान लो डिफिकल्ट लगता है, तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लें अभी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो एरिया है कौन सा आपको डिफिकल्ट लगता है, कौन सा ईजी लगता है। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमें पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, आपको सीधा रट्टा नहीं मारना है।
दूसरा आपको एक चीज़ और करना है, जो स्टार्ट करना आपके वीक एरियाज करना है, वो हमने आपको बता ही दिया। और जैसे जेनेटिक्स हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, किसी किसी को कठिन लगती है तो उसको आप पहले शुरू करें, ठीक है। इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लें 1 से 2 बुक लिस्ट को, ज़्यादा बुक लिस्ट नहीं पढ़ना है, 1 या 2 बुक लिस्ट पढ़ लें। नेम ऑफ सुंडा, देखो लास्ट ईयर जो है सुंडा से क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुंडा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आगे भी, उसको आप ज़रूर पढ़ें एक बेस मटेरियल मान के। अगर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, क्वेश्चन अगर इन किताबों से बाहर आते हैं, तो हो सकता है फिर क्या होता है, कट ऑफ कम चला जाता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ कम जा रहा है, तो इसको लेकर टेंशन मत लिया करो। आप कोई भी एक किताब या 2 किताब जो आपकी फेवरेट किताब है उसको आप लेके उसको एक बार बेस मटेरियल मान के उसको बार बार रिवाइज करो। और प्लस आपको क्या करना, फिर कोई भी चीज़ को इंटरनेट में भी एक बार सर्च कर लिया करो, ठीक है। इंटरनेट में आपको सर्च करना है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स अगर आप मिलते हैं तो उसको आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है, अभी से करते रहें। क्योंकि आप देखे होंगे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एज इट इज़ सिलेबस से नहीं, एज इट इज़ किताब से नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं से उठाया जा रहा है रेंडमली, तो आपको एक ब्रॉड नॉलेज डेवलप करना है, ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट पे। एमसीक्यू के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है यूपी में, लगभग उसमें 10,000 के आसपास क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि मतलब किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी अगर बेसिक जो एरर्स होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हैं, उसको भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें हालांकि कुछ गलतियाँ भी हैं, तो आप उसको सुधार पाएंगे जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एनालाइज किस तरह करना है पेपर को, ये भी मैं बता देता हूँ एक चीज़ को। तो जब आप एनालाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है, प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बार जब भी आऊँगा क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कि सपोज दैट कि which one is नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, ठीक है। तो मान लो ऐसा पूछेगा कि इसमें कौन सा एक नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन जो करता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ले लो, पहला आपका हो गया बैसिलस हो गया, ठीक है। फिर एक हो गया दूसरा नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। थर्ड हो गया आपका थर्ड कोई भी ले लो आप, स्यूडोमोनास, और फोर्थ ले लो नन, ठीक है, मतलब कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड कैसे एनालाइज करना है, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया लिखा है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो पहली बात तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके बारे में पहले आप डिटेल लिख लो, 4 पॉइंट्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लो। इसका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अलावा फिर आपके यहाँ पे देखो यूरिएज इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लो आप थोड़ा डिटेल में। इसके बाद बैसिलस जो दिया गया है, बैसिलस कहाँ पे काम आता है, तो आपको पता होना चाहिए, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया होता है बैसिलस, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में पढ़ लो, एक ही वर्ड एनालिसिस हो गया। और क्या कोई भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसके बारे में लिख लो यहाँ से। स्यूडोमोनास कहाँ काम आता है, उसके बारे में लिख लो। तो इस तरह जब आप एक कीवर्ड्स एनालिसिस करके पढ़ोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, कीवर्ड एनालाइज करके करोगे, या आपका जो एमसीक्यू की बुक है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली बुक जो है यूथ पब्लिकेशन की, उसको भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए आपको। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप जब आप अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने लगते हैं ना, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पास यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, इससे आप पढ़ें, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखेंगे कि बार बार नाइट्रोजन वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ एरिया है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि ये कमीशन ने ही बनाया है, ठीक है। तो आप कमीशन के क्वेश्चंस को ही प्रेफर करें, कमीशन के ही जो सॉल्व पेपर हैं उनको कवर करें, ठीक है। और आपके पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें 10,000 से आसपास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करें, आपको इधर उधर क्वेश्चन के तलाश के लिए नहीं जाना है, आप यहाँ इसको फॉलो कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। इसके बाद थिंक लाइक चेंज पैटर्न, जो आपका, अब देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, सपोज दैट आप क्वेश्चन देखे, आपने यूथ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व किया, ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया। अब लेकिन जो अभी का पैटर्न है ना, जो 2025 का पेपर था ना टीए का, उसके अकॉर्डिंग सोचो कि ये क्वेश्चन अगर 2025 में फ्रेम करता तो किस तरह से फ्रेम करता है ये क्वेश्चन। एग्जामिनर अगर कमीशन अगर फ्रेम करता तो किस तरह से फ्रेम करता, थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे आप, तो आपको और आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। और आपका जो थ्योरी पढ़ने का अप्रोच है वो भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। अभी टाइम है आपके पास, काफ़ी टाइम है, आप धीरे धीरे करके जब करेंगे तो आपका थ्योरी पढ़ने का अप्रोच भी चेंज हो जाएगा इससे, ठीक है।
इसके बाद एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, मस्ट स्ट्रिक्ट विद द कमीशन क्वेश्चन पेपर। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कमीशन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, नॉट सॉल्व रैंडम। कोई भी रैंडम आप क्वेश्चन उठा के मत सॉल्व करें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मेरा जो लेक्चर मैंने बताया है। और इसको एक बार और शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ अगर आप चाहेंगे तो पहला तो आपको क्या करना है, सिलेबस निकाल लेना है आपको। और दूसरा काम क्या करना है, सिलेबस के बाद आपको पहला तो सिलेबस निकालना है, फिर PYQ आप निकाल लो, फिर एनालाइज करो जो पैटर्न आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और मार्क करो क्वेश्चन को उसी पेपर में कि कौन से क्वेश्चन ईजी हैं, कौन से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, और कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस से पूछे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इस चीज़ को मार्क कर लो। और यहाँ पे आपको डेप्थ पता चलेगी अगर आप PYQ देखोगे, और यहाँ पे आपको बुक्स के नोट्स जो हैं इसको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो सिलेबस जब उठाओगे तो आपको कौन सी बुक पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ना हो तो आइडिया लग जाएगा। साथ में आपको किस एरिया में पढ़ना है वो पता चल जाएगा, कौन कौन से टॉपिक ही पढ़ना है, फालतू के टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। साथ में आप इस तरह से क्राफ्ट वाइज भी, मतलब कि सेक्शन वाइज भी कौन सा सब्जेक्ट है उसको, मतलब कि कितना क्या पढ़ना वो आइडिया लग जाएगा आपको। उसके बारे में आप डिटेल रखें अपने पास। फिर आइडेंटिफाई योर एरिया, मतलब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है और वीक एरिया क्या है। पहले आपका जो वीक एरिया उसको पढ़ें, बाद में आप स्ट्रॉन्ग एरिया को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बुक लिस्ट आप आइडेंटिफाई कर लें, 1 से 2 किताब आपके पास होना चाहिए। नेम राफुंडा किताब को पढ़ें, भले लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन नहीं आए थे फिर भी, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लगेगा थोड़ा थोड़ा। और MCQ के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की किताब को यूज कर सकते हैं, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास हमें लग रहा क्वेश्चन दिए होंगे। और उसको पढ़ने का पैटर्न आपका होना चाहिए, तो अभी के जो पैटर्न है उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। कमीशन के पेपर को ही आपको सॉल्व करना, कोई भी रैंडम आपको पेपर सॉल्व नहीं करना। और कमीशन के पेपर कहाँ मिलेंगे आपको, यही यूथ वाली जो किताब आपको बताया यूथ पब्लिकेशन की, इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर का पेपर, ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि आपका जो चेंजिंग पैटर्न है 2025 के हिसाब से आपका फिटबैक है। साथ में आपको ये जो क्वेश्चन को एनालाइज करने का आपको तरीका बताया मैंने, तो इस तरह से कीवर्ड्स को एनालाइज करना है। जैसे नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रिफिकेशन नहीं होता कुछ भी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, इस तरह से देखें इसको। फिर इस नाइट्रोसोमोनास के बारे में भी लिख लें, और बैसिलस स्यूडोमोनास के बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप यूथ पब्लिकेशन से या कोई भी आप जो किताब है जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं कमीशन से रिलेटेड, तो उनको आप यहाँ से मतलब इस तरह से आप सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।